चलें जी। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते क्या हैं और होते किस वजह से हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, तो वर्ड सही समझ आ रहा है। ऐसे रिएक्शन जो कि ट्रांसफ्यूजन की वजह से होते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि किस वजह से हो रहे होंगे, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो हमारा आज का लेक्चर है इनके बारे में कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते क्या हैं, किस वजह से होते हैं, इनकी हम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं, किस किस तरह के ये होते हैं और किस रिएक्शन में आपके पास किस तरह के सिम्टम्स सामने आएंगे और जिस टाइम पे वो रिएक्शन हो रहा होगा आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है और एज वेल एज आप उसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो। व्हाट विल यू डू, आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, आप उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे इनसाइड द लैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल रिएक्शन जो कि उस वजह से आता है ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन। एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन जो भी होगा दैट इज हमारे पास क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विद इन 24 आवर्स भी होता है और इवन आफ्टर 24 आवर्स भी हो सकता है, इवन इमीडिएटली। अभी आपने थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया पर्सन को, लाइक 10 से 15 ml तक ब्लड अभी उसके अंदर गया है, एमएल की बात कर रही हूँ, 10 से 15 ml। जस्ट 10 से 15 ml ब्लड एक पर्सन को लगा एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, ऑब्वियसली इतना ज्यादा जल्दी तो इतना ज्यादा लेट भी नहीं होता, तो थोड़ी मिनट गुजरे, पर्सन को थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, फौरन से उसको रिएक्शन आ गए। इतने ज्यादा इमीडिएट रिएक्शन से लेके 24 आवर्स तक और इवन आफ्टर 24 आवर्स तक हमारे पास क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। बिकॉज ब्लड तो बॉडी के अंदर चला गया या जा रहा है, तो उस ब्लड के जाने की वजह से जो रिएक्शन आएगा दैट इज द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और ऑलमोस्ट हमारे पास जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 10% जो रिसिपिएंट हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उनके अंदर ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। मीन टू से दे आर सो कॉमन। सो व्हाट आर द कॉजेज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज क्या होंगी आपके पास, बहुत ज्यादा रीजनेबल कॉजेज हैं जो कि आपके पास बिल्कुल सामने नजर आ रही होती हैं। दैट कैन बी, आपने पेशेंट को मिस आइडेंटिफाई कर दिया, 2 से 3% थे इन द वार्ड जिनको ब्लड लगना था, बट क्या हुआ कि आपने पर्सन को, पेशेंट को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया और गलत पर्सन को, गलत पेशेंट को ब्लड लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ पेशेंट नेम्ड एमनोजिया इन द वार्ड एंड देयर वाज अनदर फीमेल जिसका नाम एमनोजिया ही था। एंड लेट्स सपोज, एमनोजिया को छोड़ दें, लेट्स सपोज सबा, सना, आयशा या फिर आप फातिमा नाम ले लें या इस तरह के नाम ले लें। दे आर सो कॉमन इन द लेबोरेटरी, इवन समटाइम वी सी कि उनके हस्बैंड या फिर उनके फादर के नाम भी सेम होते हैं। सो इन दैट केस हमारे पास मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी कॉमन। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने पेशेंट को एक यूनिक नंबर दिया होना चाहिए, उसका एक यूनिक जो एमएमआर नंबर है वो होना चाहिए, यहाँ पर उसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जिसकी मदद से पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा अच्छी हो सके। बिकॉज नेम कैन बी सेम। आपने सैंपल की आइडेंटिफिकेशन सही नहीं की है, 2 से 3 पेशेंट को ब्लड लगना था और वो इकट्ठा आपके पास आया, आपने देखा नहीं कि क्या कौन से वाला सैंपल किस पेशेंट को लगना है, आपने गलत वाला सैंपल, उसको इम्प्रॉपर सैंपल आइडेंटिफाई सही से नहीं किया। ब्लड जो था आप ब्लड बैंक में काफी ज्यादा ब्लड पड़े होते हैं, तो इशू ही गलत हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी किस्म का गलत हो गया, कोई टेक्निकल एरर आ गया, स्टोरेज एरर आ गया। टेक्निकल एरर कैन बी एट द टाइम ऑफ क्रॉस मैचिंग और इवन एट द टाइम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, वो उस टाइम पे हो सकता है। और उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं हम उनके बारे में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। एज वेल एज दे कैन बी स्टोरेज एरर। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इनके एक मखसूस, उनके खास टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने उनको स्टोर करना है, बट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आया बीच में, पता नहीं चला, और इसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया या फिर कोई फ्रिज खुला रह गया, वो सही से बंद ही नहीं हुआ, तो टेम्परेचर सही नहीं हो रहा। एज वेल एज कोई और भी वजूहत हो सकती हैं जो कि स्टोरेज में आ सकती हैं, तो वो भी क्या होंगी, हमारे पास मसला कोस करेंगी। तो दे कैन बी द रीजंस। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ ट्रांसफियर रिएक्शन? Transfusion reaction are basically classified into two types. One is, और ये किस तरह से क्लासीफाई हो रहे होते हैं, ये क्लासीफाई हो रहे होते हैं अपने साइनस सिम्टम्स की वजह से और एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द टाइम।
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के ड्यूरेशन, उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन, किस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या किस टाइम पे वो हुआ, उसकी बिना पे भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। नंबर 1 हमारे पास इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इमीडिएट को एक्यूट भी कहते हैं, एंड इट अकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के होने के विद इन 24 आवर्स जो भी रिएक्शन होगा, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द 24 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमारे पास जितना इस ड्यूरेशन में जो भी रिएक्शन आएगा वो इमीडिएट या फिर एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। अब अगर इसमें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मर्ज हो रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को कोज कर रहे हैं, तो दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। लेकिन अगर एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो नहीं हो रहा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि दे आर मेनी अदर काइंड ऑफ रीजन जो कि नॉन इम्यूनोलॉजिकल है, इम्यून सिस्टम उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो जिस टाइम पे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो वो कॉजेज जो हैं वो आएंगी नॉन इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कौन कौन सो रहा है क्लास में? यस मैम। आप सो रहे हो आयशा? बड़ी बुरी बात है बच्चे, आप सो रहे हो। अब्दुल्ला भी सो रहा है। मैम। कौन कौन जाग रहा है? रेज योर हैंड्स। सारे सो रहे हैं अब? ओके ओके। आयशा, जीशान, बच्चे आप सो रहे हैं? सॉरी, आयशा, जाहिद, माहम, मरियम, नो सफिया, मैम। सहर, असानिया, बच्चों आप सब जाग रहे हो ना? यस। चलें, ठीक हो गया। ओके बच्चों, हाथ नीचे कर लें। ये हो गया हमारे पास एक्यूट की टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डिलेड ट्रांसफियर रिएक्शन। आफ्टर 24 आवर्स जो रिएक्शन आएगा दैट इज डिलेड या फिर क्रोनिक ट्रांसफियर रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मीन टू से बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी की वजह से हो सकती है, एंड एज वेल एज दे कैन बी नॉन इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, ये मे बी अदर कोजेस। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इमीडिएट या एक्यूट ट्रांसफियर रिएक्शन, जो कि विद इन 24 आवर्स हमारे पास जो भी हार्मफुल या फिर अनडिजायर्ड रिएक्शन आ रहे होंगे उन्हें हम इमीडिएट में लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी दो टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने बात कर ली। अब इनके बारे में फर्दर बात करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल इमीडिएट या फिर एक्यूट ट्रांसफियर रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है, और जो कि एक डोनर के या फिर रेसिपिएंट के आपस में जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होंगे, और उस हाथापाई के नतीजे में नुकसान किसका होगा? डोनर का। मैम रेसिपिएंट का। रेसिपिएंट का, रेसिपिएंट का। जिसको ब्लड लग रहा है उसका नुकसान होगा, डोनर ने तो ब्लड दे दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? नंबर 1 इनमें आते हैं एक्यूट इमीडिएट हिमोलिटिक आरबीसी का। आरबीसी बच्चे डोनर के या फिर रेसिपिएंट के? नुकसान तो ज्यादातर आरबीसी का ही हो रहा होता है, सही कह रहा है उसने, सही बात की है। अच्छा, एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर इंट्रावेस्क्यूलर, ओके बच्चे शाबाश, इंट्रावेस्क्यूलर हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। नंबर 2 पे हमारे पास नॉन हिमोलिटिक फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब फिब्राइल क्या होता है? फिब्राइल बुखार को कहते हैं, फीवर को कहते हैं। अब इनमें आरबीसी टूट नहीं रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पर्सन को बुखार हो रहा होता है। नंबर 3 पे एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में पर्सन को एलर्जी हो गई है। एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स आता है, सिस्टेमिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि होल ऑफ योर बॉडी इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, सारी की सारी बॉडी इसमें क्या हो रही होती है, अफेक्ट हो रही होती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एंड हम फिफ्थ वन इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी रिएक्शन। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एक्यूट इमीडिएट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर इंट्रावेस्क्यूलर हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो द नेम इज indicating that intravascular hemolytic transfusion reaction.
ऐसे एक्यूट या फिर इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो कि विद इन आरबीसी विद इन वेसल्स आ रहे हैं, विद इन द ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आरबीसी की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो के क्या कर रहे हैं, हेमोलिसिस कोज कर रहे हैं, वो आरबीसी को तोड़ रहे हैं, वो आरबीसी का ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, विद इन द ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन फ्यू मिनट्स हमारे पास आरबीसी टूटेंगे। और इसमें क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि ऑलमोस्ट अभी 10 से 15 ml ही ब्लड जाता है, तो उसके बाद फौरन ही जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन्स मौजूद होते हैं, अगर एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट हैं तो वो क्या करेंगे, वापस में रिएक्ट करेंगे और फौरन से आरबीसी की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सीवियर काइंड ऑफ सिम्टम्स आएंगे। इज दैट क्लियर? तो जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा होता है दैट इज बेसिकली एक्यूट hemolytic ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये बेसिकली किस वजह से हो रहे होते हैं, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से हो रहे होते हैं। एंड वी हैव रेड मेनी टाइम्स कि हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज हैं वो हमारे पास आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी हैं। अब ये क्या होती हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू activate the complement system. They are the big antibodies, so they have the ability to bind many antigens at the same time, and they cause a lot of agglutination and a lot of एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड कंप्लीमेंट सिस्टम। अब इतनी ज्यादा एक्टिवेशन के नतीजे में क्या होगा, फौरन से आपका इम्यून सिस्टम जाग जाएगा और फौरन से वो क्या करेगा, रिएक्शन कोज करेगा। तो इतना जल्दी रिएक्शन होने का पीछे रीजन क्या है, द मेन रीजन इज द type of antibodies which are involved in ABO blood group system and which causes the hemolysis and transfusion reaction। वो क्या है, IgM टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली इसमें। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, फर्स्ट ऑफ हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या होते हैं, आरबीसी टूटते हैं तो क्या होता है, आरबीसी टूटते हैं तो अचानक से बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर जाता है, पर्सन को फीवर्स होते हैं, आरबीसी टूट रहे होते हैं, उसकी वजह से पर्सन को क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, चेस्ट पेन हो रही होती है, बैक पेन हो रही होती है, नोजिया, पर्सन को एकदम से वॉमिटिंग आ रही होती है, डिफिकल्टी की ब्रीथिंग हो रहा होता है, उसको वॉमिटिंग आ भी जाती है, वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग आ जाना, नोजिया होता है, क्या मतली की कंडीशन होना, लाइक ऐसा फील हो रहा होना कि मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। और क्योंकि आरबीसी टूट रहे हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, जो कि गैसेस की ट्रांसफ्यूजन का काम कर रही होती है, जो कि गैसेस को क्या कर रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही होती है। और यूरिया मतलब इन यूरिन। तो आरबीसी जब ब्रेक डाउन होंगे तो इन द एंड क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन के रास्ते बॉडी से आउटसाइड पास कर रही होगी। और बच्चों, हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब तक हमारे किडनी उसको बॉडी से उसको एज अ वेस्ट मटेरियल खारिज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सीड कर जाएगी बॉडी के थ्रेश होल्ड से, किडनी के थ्रेश होल्ड से, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे किडनी अफेक्ट होंगे, फिर हमारे किडनी अफेक्ट होंगे। और दिस स्वेरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपका रीनल फेलियर होने के चांसेस हैं विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स क्या होगा, पर्सन का किडनी फेल हो जाते हैं। पेन एट ट्रांसफ्यूजन साइट, जिस साइट पे आपने पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जहाँ पे आपने उसको उसकी नीडल प्रिक की हुई है, उस साइट पे क्या होगा, पर्सन को पेन होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट शोक में चला जाएगा और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी, उसकी पूरी बॉडी के अंदर खून जमना शुरू हो जाएगा इन शॉर्ट। अब ये सारा कुछ हो रहा है एक पर्सन को, अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको पता लगा है कि एक पर्सन को, एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, फौरन से उसका ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे, फौरन से क्या करें, उसके ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दें। और जिस साइड पे आपने उस पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, आप उसकी वो साइड को वहां से ब्लड ब्लॉक करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे खुला छोड़ दें, सो दैट जितना भी ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया है वो ज्यादा से मैक्सिमम क्या करे, वहां से निकल जाए और पर्सन की बॉडी में से वो खारिज हो जाए। देन आप पर्सन की किडनी को हाइड्रेट करने के लिए 0.9% सेलाइन उसको इन्फ्यूज करोगे, सो दैट उसके किडनी क्या है, वो सेफ हो जाए। आप मैनिटोल एजेंट पर्सन को दोगे ताकि उसका किडनी फेलियर ना हो।
उस पर्सन को बच्चों बात किस किस को अनक्लियर आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? आमना आसिफ बच्चे आवाज सही आ रही है? नहीं सही आ रही निम्रा बच्चे? अब सही आ रही है, उससे पहले कट कट के आ रही थी। कहाँ से समझ नहीं आई बच्चों, मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट करूं। लास्ट टाइम जब मेरी आवाज सही सुनाई दी थी वो वक्त कब का था बच्चों? मैम ये जो आपने कहा कि उसको खुला छोड़ दें उस जगह ओके ओके ओके, को, मतलब उससे ज्यादा दूर नहीं गए हम लोग। पहले वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फौरन से ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। देन आप उसको क्या करोगे, फौरन से उसका जो जहाँ पे आपने इंट्रावेनस लाइन थी आपकी, आप उसको वो से खोला छोड़ दोगे जहाँ पे आपने ट्रांसफ्यूजन की थी। तो ताकि जितना भी वो फ्लूइड उसको गया है वो सारा का सारा, जितना भी ब्लड उसको गया है वो सारा का सारा उसमें से कोशिश करें कि मैक्सिमम वो वहां से निकल जाए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं हो गया। देन आप उसको 0.9% सेलाइन दोगे सो दैट उसके जो किडनीज है वो हाइड्रेट हो जाए। देन आप उसको मैनिटोल एजेंट दोगे सो दैट क्या होगा कि आप उसका किडनी फेलियर प्रिवेंट कर सकें, बिकॉज हीमोग्लोबिन पर्सन के किडनीज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। एज वी नो कि पर्सन को हाइपोटेंशन हो रही होती है, उसका एकदम से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा होता है, तो आप उसको हाइपोटेंशन को ओके करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह दोगे, जो कि लाइक डोपामिन वगैरह, जो कि उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। अब आवाज सही आ रही है मेरी? यस मैम। देन हमारे पास टाइप 2 आती है नॉन हिमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नॉन हिमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है? जिनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ओके, अब फेब्राइल वाला भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि पर्सन को फीवर वाला सिम्टम्स आ रहे होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पर्सन का जो ब्लड कह रही हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ट्रांसफ्यूजन की वजह से उस पर्सन का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। मीन टू से 1 or more than 1 degree Celsius increase in blood body temperature due to blood transfusion। अब ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ द कॉमन वन है, और ऑलमोस्ट कोई 90% ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास नॉन हिमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ही हो रहे होते हैं, मतलब के पर्सन को बुखार हो रहा होता है, और जैसे ही आपने ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट की पर्सन को ये फौरन से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं? इसके कॉजेज हैं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा शायद, या अभी नहीं पढ़ा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA एंटीजन। पढ़ा है आप लोगों ने? HLA यस के बारे मैम। में आपने पढ़ा होगा। अब ये रिएक्शन बेसिकली किसकी वजह से आ रहे होता है? HLA की वजह से आ रहे होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स और डिफरेंट तरह के सेल के ऊपर सरफेस पे मौजूद होते हैं, और उनके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेंगी, वो रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज वो डोनर के जो HLA है उन एंटीजेंस के अगेंस्ट बाइंड करेगी, और उसकी वजह से पर्सन को फीवर हो जाएगा। अब ये फीवर हो क्यों रहा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास ल्यूकोसाइट्स या फिर प्लेटलेट के सरफेस पे क्या होते हैं, ये HLA एंटीजेंस मौजूद होते हैं, और खास तौर पे हम HLA एंटीजेंस पढ़ते हैं किन सेल्स को लेके? डू यू हैव आइडिया अबाउट इट? HLA एंटीजन बेसिकली हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के साथ ज्यादा मुंसलिक है। तो अब इनके अगेंस्ट जो हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबॉडीज जब भी मौजूद होंगी, तो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हो गई, या फिर पास में कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ, या फिर कोई और कॉज हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडीज वो रिएक्ट करेंगी अगेंस्ट द WBCs और द प्लेटलेट्स ऑफ द डोनर। अब डोनर के जो सेल हैं वो बेसिकली इसमें क्या आ रहे होंगे, वो इफेक्ट हो रहे होंगे। अब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और कंप्लीमेंट एक्टिवेट होगा, और वो क्या करेंगी, वो इन
WBC में से पायरोजिन्स रिलीज होंगे। WBC जो हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पायरोजिन्स होते हैं। अब पायरेक्सिया क्या होता है, पायरेक्सिया फीवर को कहते हैं। और पायरोजिन्स क्या हुआ, पायरोजिन्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जो कि फीवर कोज करते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, पायरोजिन रिलीज होंगे जिस टाइम पे ये सारा रिएक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से पर्सन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? साइन एंड सिम्टम तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम और साइन क्या है इसका, पर्सन को फीवर हो रहा है। पर्सन को क्या है, फीवर हो रहा है, उसे सर्दी लग रही है और उसको मसल वीकनेस फील हो रही है, उसे अपने मसल में पेन टाइप फील हो रही है, उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरे मसल बहुत थक गए हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, इसके मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन को इस तरह के रिएक्शन होंगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करोगे आप उसको सिर्फ आरबीसी ही ट्रांसफ्यूज करो। तो आप पैक्ड सेल दोगे, आरबीसी क्या करोगे, सिर्फ वो हम लोग देंगे। हम पहले ही ट्रीट कर लेंगे होल ब्लड को, उसमें से सारे WBC निकाल देंगे, उसमें से प्लाज्मा निकाल देंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पर्सन को आरबीसी इन्फ्यूज करेंगे। अगर एक पर्सन को ऑलरेडी हिस्ट्री है कि उसको ट्रांसफ्यूजन की वजह से बुखार हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले से ही मेडिकेशन दे दोगे। अगर आप उसको क्या करोगे, या फिर ऐसी या तो दूसरा ही हो सकता है कि अब अगर ऐसा कुछ हो गया हा एक पर्सन को, या फिर आपको ऑलरेडी पता चल गया, तो या तो आप पहले प्री मेडिकेशन कैसे करोगे, आप उसको बुखार ना चढ़ने के लिए मेडिकेशन दोगे, और आप कोशिश करोगे कि फर्स्ट सबसे पहले वाला काम करने की जो क्या है हमारे पास, हम उसको आरबीसी वाला सिर्फ आरबीसी दें, और हम उसको ल्यूकोसाइट्स वगैरह दें ही ना। इज दैट क्लियर? ये बच्चों क्लियर है आपको? देन हमारे पास थर्ड वन आती है एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अभी तक सारा कुछ क्लियर है आपको? यस मैम। ओके। देन हमारे पास थर्ड टाइप आती है, वो है हमारे पास एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जहां उसने 1% रिस्पॉन्स देना है, वहां पे वो 10% पे जाके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हाइपर सेंसिटिविटी है एक किस्म की। और इसके रिएक्शन भी हमारे पास विद इन फ्यू मिनट से लेके 24 आवर्स के अंदर आएंगे, और इसके रिएक्शन माइल्ड, मॉडरेट या फिर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकते हैं। अब कोजेस क्या है, अब कोजेस ये हैं कि जो एक पर्सन जिसने ब्लड डोनेट किया, उसके ब्लड के अंदर किसी किस्म का एलर्जिन मौजूद था। अब वो एलर्जिन क्या करेगा, पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक एजेंट वगैरह मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं रिएजेंट। एलर्जिन डोनर के अंदर मौजूद थे, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा के अंदर, पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर रिएजेंट जो होते हैं उनके साथ बाइंड करेंगे। अब जब रिएजेंट और एलर्जिन आपस में बाइंड करेंगे और उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मास्ट सेल की सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगे। अब मास्ट सेल का काम क्या होता है, उनका काम होता है हिस्टामीन रिलीज करना, और हिस्टामीन के नतीजे में क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम, हिस्टामीन क्या है बच्चों, हमारे पास एलर्जी की फॉर्म में, जब पर्सन की एक एलर्जी होती है ना, उस केस में हमारे पास हिस्टामीन रिलीज हो रही होती है। अब ये क्या करेगी, अब ये करेगी कि जिस साइड पे आपने ट्रांसफ्यूजन वगैरह दी है उस साइड पे एरिथमा बना देगी। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके, बिल्कुल क्लियर है। आमना बच्चा, मुझे आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चलें, ठीक है। यस मैम, आप क्लियर है। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेंगे, रेडनेस कोज कर देंगे, उस जगह पे आपको इचिंग हो रही होगी, आपको हारिश हो रही होगी, और जैसे दाने नहीं होते छोटे छोटे या बड़े बड़े टाइप के, जैसे खारिश हो रही होती है एक पर्सन को, और जैसे एक उबरी उबरी सी बॉडी हो जाती है, उस तरह के हाइव्स बन जाएंगे। जैसे हम रेज, जैसे रेड व्हील होते हैं ना बड़े बड़े, उस तरह के बन जाएंगे। पर्सन का
हिस्टामिन हाइपोटेंशन कोज करती है, ब्लड प्रेशर में कमी कोज करती है, तो वो कोज करेगी। पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा, इवन इट कैन लीड टू शॉक, पर्सन शॉक में भी जा सकता है। आप क्या करेंगे इसके मैनेजमेंट में, आप फौरन से ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, आप उसको एंटीहिस्टामिन्स दोगे, आइदर इंट्रामस्कुलरली या फिर ओरली, और आप पर्सन को सेव कर लोगे। इज दैट क्लियर? देन फोर्थ वन हमारे पास आता है एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये मैम जो आप रिएजिन एलर्जिन वाला बता रही, अगर सिंह बेटा कि जो डोनर है उसकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, कोई एलर्जिन मौजूद है विच हैज द एबिलिटी टू कॉज द एलर्जी। अभी मैं ऊपर खोलती हूँ जरा, जो कि एलर्जी कॉज कर सकता है। अब जो पर्सन है, जो रिसिपेंट है, उसके अंदर रिएजन मौजूद होते हैं। अब ये एलर्जन और रिएजन आपस में बाइंड वॉइस अनक्लियर है। बेटा मेरी तरफ से कोशिश तो यही है कि ओके हो। अब ओके है? यस मैम। अच्छा, आई वाज सेइंग कि एलर्जिन इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ डोनर। वो जो ब्लड आप लगा रहे हो, एक पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एलर्जिन है, और जो पेशेंट है बजाते खुद रेसिपिएंट, उसके अंदर रिएजन है। अब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, इनका कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मास सेल की सरफेस पे जाके बाइंड करेगा। लाइक हमारे पास अगर हम लोग बात कर रहे थे ना, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी जाके बाइंड करी है, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे जाके बाइंड करी है, तो टेम्परेचर में राइज आ रहा है। और तो जब हमारे पास मास सेल की सरफेस पे जाके बाइंड करेंगे, तो मास सेल एक्टिवेट होकर हिस्टामिन रिलीज करेंगे। इज दैट क्लियर निमरा बच्चे? इज इट क्लियर? अच्छा, सिम्टम्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। ओके, अच्छा, फोर्थ वन पे हमारे पास आता है एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये एलर्जी की रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि सिस्टेमिक होता है। एलर्जी में से सबसे स्विफ्ट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ी ना कि थोड़ा बहुत एरिया बॉडी का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, अगर बॉडी के अंदर ज्यादा स्वेयर फैल जाए, सिस्टेमिक लेवल पे पहुंच जाए, तो इसे हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करेंगे। और ये इतने ज्यादा सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये पर्सन के लिए, और विद इन मिनट्स ये भी हो रहा होता है। अब ये क्या होता है, ऐसे पर्सन जो कि आईजीए डेफिशिएंट होते हैं, उनमें क्या होगा, एंटी आईजीए एंटीबॉडी बन जाती है। ऐसे पर्सन जो कि आईजीए डेफिशिएंट होते हैं, उनमें आईजीए एंटीबॉडी बन जाती है, और उसकी वजह से बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब एंटी आईजीए रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन हो रहा होता है, एंटीबॉडी आईजीए एंटीबॉडीज के अगेंस्ट भी बन जाती है, बिकॉज एक पर्सन में वो एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अभी मैंने बोला कि ये सिस्टेमिक है, और ये क्या करेगा, आपके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व किया तो कफ है, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, पर्सन को सांस लेने में मसला होगा। जीआईटी को अफेक्ट करेगा, पर्सन को वॉमिटिंग वाली सिचुएशन हो रही होगी, पर्सन को वॉमिटिंग आएगी, पर्सन को डायरिया हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, तो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। स्किन को इन्वॉल्व करेगा, तो बॉडी एकदम से उस साइड पे इतनी ज्यादा रेड हो जाएगी और खारिश होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, और उस सिस्टम के हवाले से आपके पास क्या आएंगे, सिम्टम्स सामने आएंगे। अब मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहला जब भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आएगा, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है अगर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आए तो, हेलो, इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन को रोक देना। ऑब्वियसली इमीडिएटली आप क्या करोगे, आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दोगे। देन अगेन से आप उसकी लाइन को ओपन कर दोगे, सो दैट जो भी ब्लड उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज हो चुका है वो बाहर आने की कोशिश करे, जितना वो बाहर आ सकता है वो आ जाए। देन आप उसको नॉर्मल सलाइन भी इंजेक्ट करोगे, हाइपरटेंशन को उसका ट्रीट करोगे, एपिनेफ्रीन करो दोगे उसको बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन है, एंटीहिस्टामिन दोगे बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन है, और हाइपोक्सिया हो रहा है पर्सन को,
तो आप उसको ऑक्सीजन दोगे, यानी कि जिस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं आप उसको उस तरह से ट्रीट करोगे। देन हमारे पास फोर्थ टाइप आती है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी रिएक्शन। नॉन कार्डियोजेनिक मीन टू से कार्डिक सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन हमारे पास जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसे हम दूसरे वर्ड्स में ट्रॉली भी कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं और एक्यूटली विद इन 24 आवर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी या फिर ट्रॉली या फिर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी रिएक्शंस। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा ये कि पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास ब्रोंकाई होती हैं, लंग्स में ब्रोंकियोल्स होते हैं और बाकी सारा सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अगर वहां पे एडिमा हो जाए, फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, तो क्या पर्सन सांस ले पाएगा? क्या गैसेस की आपस में एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाएगी? नो मैम। तो मतलब क्या होगा, इसमें पर्सन को ज्यादा लंग्स का इश्यू होगा, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है, दोनों तरह दोनों किडनीज भी इफेक्ट हो सकते हैं। पर्सन को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसे फीवर होगा, उसे हाइपरटेंशन होगा। कोजेस क्या है? जो एक हमारे पास डोनर था उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या था, ल्यूकोसाइट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी। वो क्या करेंगी, वो रिसिपिएंट के यानी कि जिस पर्सन को ब्लड लगा है उसके ल्यूकोसाइट्स के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी। उसके ल्यूकोसाइट्स के अगेंस्ट जब वो रिएक्ट करेंगी तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, उसके नतीजे में ल्यूको एग्लूटिनेशन हो रही है, जो कि क्या करेगी, लंग्स के अंदर जब वो चली जाएगी, इसके एग्रीगेट्स बनके जब वो लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो फिर क्या हो रहा है, फिर हमारे पास एडीमा हो रहा है, पल्मोनरी एडीमा। अब यहाँ पे आप ये एक बात देखें कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं वो किसके साथ बाइंड कर रही हैं, रेसिपिएंट के ल्यूकोसाइट्स के साथ। लेकिन ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था फिब्राइल रिएक्शंस के बारे में, तो उसमें क्या था बच्चों, उसमें ल्यूकोसाइट्स अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन किसके, किसके ल्यूकोसाइट्स इफेक्ट हो रहे थे बच्चों? डोनर के इफेक्ट हो रहे थे ना? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, डोनर के डोनर के इफेक्ट हो रहे थे, तो क्या होगा, उसके नतीजे में बुखार हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अब रिसिपिएंट के अपने ल्यूकोसाइट इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ग्लूको एग्लूटिनेशन बना के एग्रीगेट्स बनाएंगे और वो लंग्स में जाके ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा होगा। उसमें तो हम ये कर रहे थे ना, ल्यूकोसाइट रिड्यूस आरबीसी दे रहे थे, हमने बोला कि हम लोग उसको सिर्फ आरबीसी ट्रांसफ्यूज करें, हम लोग क्या करें, बाकी सारा कंटेंट ही उसमें से निकाल दें। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, विद इन 1 to 6 आवर्स के अंदर आएंगे, विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर भी आ सकते हैं, और सॉरी विद इन 24 आवर तक भी आ सकते हैं। और क्या होंगे, ये तकरीबन 24 से 48 घंटे तक रिजोल्व हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पर्सन को सांस ही नहीं आ रही है, पर्सन नीला होना शुरू हो जाता है, उससे बुखार हो जाता है, उससे सर्दी भी लग रही होती है, जो कि WBC की वजह से हो रहा होता है। मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहला काम ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करो, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दो, मतलब उसको ऑक्सीजन थेरेपी देना शुरू कर दें, स्टीरॉइड्स देते हैं इसमें। और अब यहाँ पे भी क्या होगा, ल्यूकोसाइट पुअर कंपोनेंट देंगे और एज वेल एज आप क्या करोगे, आरबीसी ट्रांसफ्यूज करोगे, बिकॉज एंटीबॉडीज किसके अंदर मौजूद होती हैं, पर्सन के प्लाज्मा के अंदर। तो अगर आप उसका प्लाज्मा कंटेंट ही निकाल रहे हो, सिर्फ उसको आरबीसी दे रहे हो, तो फिर भी ये रिएक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। ये क्लियर है सबको? अभी तक किसी का कोई मसला है, सारा कुछ समझ आ गया? यस। एनीवन बच्चों, किसी को कोई मसला हो? सानिया, सफिया, सहर, निमरा, मरियम, माहम,
कोमल, गनिया, बुशरा, आयशा, आमना, अब्दुल्ला। Yes, ma'am, clear is क्लियर है सारा कुछ? Yes, yes. चलिए देन नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल इमीडिएट एक्यूट ट्रांसफियन रिएक्शन। अब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी किसी किस्म के नहीं होते हैं, लेकिन इट कैन बी ड्यू टू सम अदर कॉजेस, लाइक हमारे पास क्या हो, पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया था, कंटेमिनेटेड ब्लड लग गया, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, आपने फ्लूइड ज्यादा दे दिया, ब्लड में फ्लूइड ज्यादा था तो आपने ज्यादा दे दिया, या फिर फिजिकल या फिर कोई ऐसे केमिकल एजेंट पर्सन की बॉडी के अंदर, डोनर की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद है जिन्होंने हेमोलिसिस कॉज कर दिया। अब ये इसकी वजह से हो रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरियल कंटामिनेशन। डोनर का जो ब्लड था, या तो उसको कोई रिएक्शन कह रही हूँ, उसको कोई इन्फेक्शन था, या फिर ड्यूरिंग फ्लेबोटमी आपने ब्लड जो था वो क्या कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, या फिर वैसे कोई स्टोरेज में इशू आ गया, टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से ब्लड कंटामिनेट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ऐसा हो रहा होता है कि माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया क्या है ग्रो कर रहे होते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या ब्लड के अंदर मौजूद होना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। खास तौर पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके पास एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। अब इंशाल्लाह थर्ड ईयर में पढ़ोगे इनके बारे में, तो सिर्फ अभी इतना याद रखो कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एंडोटॉक्सिन होते हैं जो कि शोक कोज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, शोक कोज करते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, पर्सन को बहुत तेज फीवर होगा, पर्सन खास तौर पे शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, पर्सन एकदम से रेड हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, पेट में क्रैम्प वगैरह हो रही होती हैं, या वैसे उसको क्रैम्प्स पड़ रही होती हैं, डायरिया हो जाता है और मस्कुलर पेन हो रही होती है। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रही होती है, अगेन वही रीनल फेलियर और डीआईसी हो रहा होता है। मैनेजमेंट में क्या है, फौरन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दें, एंटीबायोटिक्स दें पर्सन को, उसके हाइपरटेंशन को ट्रीट करें, और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिजोल्व करें। अच्छा बच्चों, अभी ये कंप्लीट होता है ना, देन आप अगेन से ज्वाइन करें, हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगेन जितना भी हमारा रहता है वो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगेन से ज्वाइन करें सारे बच्चे।